वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने हाउ टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन मेथड एंड बाय हाफ रिएक्शन मेथड वो शायद कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है, ये इसको सिर्फ हमें जानना है। ओके, पहला जो टॉपिक है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये टॉपिक हमें समझना है। ओके, इसको याद रखने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड ज़्यादा रहेगा ये। रेडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस फॉर द टाइट्रेशन। आप लोगों ने टाइट्रेशन अभी किया नहीं है दोस्तों। टाइट्रेशन की बात ये होती है, शायद आपने कॉनिकल फ्लास्क देखा होगा। ऐसा वाला कॉनिकल फ्लास्क आता है और एक आता है ब्यूरेट। सुना है नाम दोस्तों? ब्यूरेट आता है। क्या आता है? ब्यूरेट। और एक चीज आती है आपकी पिपेट। ओके, ऐसी वाली। तो जनरली क्या होता है, हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं। ये टाइट्रेशन का क्या मीनिंग होता है? सपोज आपने ये ब्यूरेट जो होता है उसके अंदर आपने बेस लिया है सपोज, और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एसिड लिया है। दोस्तों, आपको ये बेस जो लिया है ब्यूरेट के अंदर, उसका कंसंट्रेशन नोन है, आप जानते हो। बट एसिड का कंसंट्रेशन अननोन है। बेस अननोन नहीं है। बेस कौन सा लिया है वो पता है। सपोज हमने NaOH लिया है और एसिड HCl लिया है। ओके, सपोज। लेकिन ये एसिड कितना लिया है वो हमें पता नहीं है, इसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जिसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं होता उसको हम ऐसे कॉनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं। ये क्या नाम है इसका? कॉनिकल फ्लास्क। ओके, और उसमें से ये पिपेट का रोल क्या है कि यहाँ पे उसका एक मार्किंग आता है पिपेट के अंदर। मुंह से इसको खींचना होता है आपको, किसी सॉल्यूशन में से लिक्विड को खींच के ये पूरा भर के इधर तक लाना होता है और फिर इसको इसमें खाली करना होता है। मतलब ये 25 ml का होता है। तो आपने इसका वॉल्यूम पता है, आपने कॉनिकल फ्लास्क में जो एसिड लिया है वो कितना है और कौन है वो पता है, लेकिन क्या कंसंट्रेशन है उसका वो नहीं पता। ओके, अब आप क्या करते हो, धीरे धीरे यहाँ पे ये स्टॉपर होता है नीचे जो है ना ब्यूरेट के अंदर, ये स्टॉपर होता है। और ये स्टॉपर की वजह से, स्टॉपर जैसे ही ऑन करेंगे तो इसके अंदर ड्रॉप वाइज क्या होगा, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर बेस ऐड होगा। दोस्तों, अब क्या हुआ यहाँ पे आपने देखा, सर हमारा HCl था कॉनिकल फ्लास्क में, उसमें NaOH गिरा तो क्या बनेगा, NaCl + H2O + हीट मिलेगी। सही बात है। तो दोस्तों,
ये जो एसिड हमें कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लिया है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए, उसके लिए कितना NaOH चाहिए वो हमें कैसे पता चलेगा? ये पूरा HCl कितना है वो हमें पता करना है, उसका कंसंट्रेशन पता करना है। तो हम यहां से नॉन कंसंट्रेशन का जो बेस डाला है ब्यूरेट में, उसमें से ड्रॉप वाइज इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो ये एसिड बेस तो हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज कि हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू सी न्यूट्रलाइजेशन। भाई ये न्यूट्रलाइजेशन करना चाहते हैं हम, क्यों? क्योंकि यहां पे हमें बेस मिलने वाला है, सॉरी बेस से एसिड को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं, दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है, क्या कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा क्या फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब यहां पे कुछ फर्क आपको दिखे, सुन लेना, इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन हो गया है कि नहीं हुआ है वो जानना है आपको। तो इसमें क्या यूज किया जाता है? इंडिकेटर। समझ लो, इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेट करना। ये आपको क्या इंडिकेट करता है कि भाई रुक जा, अब ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। वो किस में डाला जाता है? तो कॉनिकल फ्लास्क में डाला जाता है। ये इंडिकेटर को हम कॉनिकल फ्लास्क में 1 और 2 ड्रॉप डाल देते हैं। तो ये इंडिकेटर क्यों डाला हमने सर? अभी बताया आपने, न्यूट्रलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ वो पता करने के लिए हम इंडिकेटर डालते हैं। वो इंडिकेट करता है स्टॉप द रिएक्शन, stop the process what you are doing because your reaction is over। HCl पूरा अगर कंज्यूम हो जाएगा NaOH के साथ तो क्या बोलोगे उसको? समझ गए दोस्तों? अगर पूरा NaOH HCl कंज्यूम हो जाएगा तो तुरंत ये इंडिकेटर आपको इंटीमेट करेगा। कैसे करेगा सर? वो मशीन है इंडिकेटर? नहीं, इंडिकेटर में आपने शायद नाम सुना होगा फिनोल्फथेलिन। नाम सुना है दोस्तों? दोस्तों नाम सुना है ऐसा? नहीं सुना है? सुना है, वेरी गुड। तो फिनोल्फथेलिन इट इज एन इंडिकेटर। वो इंडिकेट करेगा कि भाई रिएक्शन खत्म हो गया। डाइफिनाइल अमाइन ये भी इंडिकेट करेगा कि भाई आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। और भी कोई है? मिथाइल ऑरेंज। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक इंडिकेट्स जो हमारी लेबोरेटरी के अंदर यूज होते हैं वो इंडिकेट कर सकते हैं हमें स्पेसिफिक सॉल्यूशन के लिए, स्पेसिफिक लिया जाता है। तो वो कैसे करते हैं हमें इंडिकेट? कि वो बोलेंगे रुक जा अभी ऐसा अंदर से? नहीं, वो कभी बोलते नहीं, क्योंकि वो भी एक सॉल्यूशन ही है। तो कैसे पता चलेगा? एंड पॉइंट समझ लेना, क्या पता करना है आपको? एंड पॉइंट। तो ये एंड पॉइंट हमें पता तब चलेगा जब हम कलर चेंज देखेंगे। जनरली एक ही एग्जांपल देता हूं, फिनोल्फथेलिन जो है ना, है ये फिनोल्फथेलिन, वो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, कौन से सॉल्यूशन में? ये फिनोल्फथेलिन बेस के साथ पिंक कलर देता है। समझ लेना, फिनोल्फथेलिन बेस के साथ कौन सा कलर देता है? पिंक कलर देता है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई ये, अभी मैंने सुनो एक ड्रॉप फिनोल्फथेलिन डाल दिया है इसके अंदर, ओके।
चलो ये सॉल्यूशन जो था अपर का, सबसे पहले इसमें एसिड लिया था और 1-2 ड्रॉप मैंने फिनोल्फ्थेलिन डाला था। आप लोग बताओ मुझे ये कलर क्या होगा। ये कॉनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन है उसमें मैंने एसिड लिया है HCl और उसमें फिनोल्फ्थेलिन डाला है। तो चलो वो सॉल्यूशन का कलर क्या है दोस्तों, जल्दी से बताओ। उसका कलर क्या हो सकता है? विच कलर वी कैन ऑब्जर्व हियर? सर आपने बताया बेस के साथ कलर्ड है, एसिड के साथ कुछ नहीं बताया, तो वो क्या होगा? कलरलेस होगा। समझ लेना, लॉजिक यहां पे स्टार्ट हो जाता है आपका। कितना लॉजिकली आप सोच सकते हो वो अभी स्टार्ट हो जाता है इधर। ओके दोस्तों, तो इसीलिए जब मैंने कुछ भी नहीं डाला, अभी बेस डाला ही नहीं है, सिर्फ एसिड है और उसके अंदर हमने क्या डाला? फिनोल्फ्थेलिन एज ए इंडिकेटर, तो मुझे अभी तो वो कलरलेस लग रहा है। अब हम ब्यूरेट को थोड़ा सा ऑन करते हैं और धीरे धीरे इसके अंदर क्या करते हैं, एक एक ड्रॉप वाइज क्या डालते हैं? NaOH मतलब बेस। वो बेस जहां पे गिरेगा, सपोज यहां पे ड्रॉप गिरा तो वहां पे तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो वहां पे वो कलर पिंक देता है। और फिर अगर इसको शेक करेंगे हम कॉनिकल फ्लास्क को, तो तुरंत ही वो उसके अंदर मर्ज हो जाएगा, क्योंकि वो तो पूरा एसिडिक सॉल्यूशन था, तो अब तो वो वापस कलरलेस हो गया। और मैं बेस डाल रहा हूं, सुन लो, तो वो क्या कर क्या रहा है? वो बेस जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है और धीरे धीरे इसमें से पूरा एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर लेता है। तब तक तो वो कलरलेस ही रहता है, लेकिन उसके बाद जब आपने ब्यूरेट में से ब्यूरेट में से क्या डाला? एक ड्रॉप NaOH डाला, सपोज क्या डाला? एक ड्रॉप NaOH, लास्ट ड्रॉप डाला, लास्ट के बाद वाला ड्रॉप समझ लेना, तो वो तुरंत ही लाइट पिंक कलर देगा। तो लाइट पिंक कलर इज अवर एंड पॉइंट। तब हमें मेजर करना है ये ब्यूरेट को कि ये कितना हुआ। तो सर 10 ml, आपने इसके कॉनिकल फ्लास्क में 25 ml तो लिया था और इसका कंसंट्रेशन 0.01 था। तो अब जाके आपको पूछा जाएगा कि भाई ये एसिड जो कॉनिकल फ्लास्क में लिया था उसका कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करोगे? N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये एक फॉर्मूला आता है जिससे आप लोग, ये N मीन्स नॉर्मालिटी, नाम सुना है, एंड V मीन्स वॉल्यूम। इनिशियल नॉर्मालिटी ऑफ एसिड इनटू नॉर्मालिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल टू नॉर्मालिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। अगर किसी ने बोला कि यस आई नो और आपको पता नहीं है तो आप ना बोल सकते हो, हाँ, लेकिन आपको तो ऐसा लगेगा ना कि अगर मैंने सर को पूछ लिया तो मैं छोटा हो जाऊंगा। ओके, तो छोटे ही रहने अच्छी बात है दोस्तों, हाँ, ज्यादा बड़े मत होना। चलो, रेडॉक्स रिएक्शन बेसिस ऑफ टाइट्रेशन ए नॉर्मल थिंग थी, जो टाइट्रेशन आप लेबोरेटरी के अंदर करोगे फ्यूचर में। ओके, तो अब यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ सिर्फ डायरेक्टली, जो हमारा टॉपिक है उसको आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। इन एसिड बेस सिस्टम we come across with a titration method for finding out the strength of one solution. Strength means concentration of one solution against the other using the pH sensitive indicator. Using pH sensitive indicator मतलब क्या? ये इंडिकेटर कैसा होता है? pH सेंसिटिव, इसका मतलब क्या कि थोड़ा सा भी अगर फर्क पड़ता है
सॉल्यूशन के अंदर, तो तुरंत आपको रिएक्ट करता है। पीएच सेंसिटिव इसीलिए वर्ड यूज करते हैं क्योंकि पीएच किसका फाइंड किया जाता है, एकदम माइल्ड जिसका कंसंट्रेशन होता है, ऐसे सॉल्यूशन का पीएच हम फाइंड करते हैं। क्योंकि आपको पता है -log 10 H3O प्लस, तो 10⁻³ -5 तक का आप कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो चीज हम बता रहे हैं आपको, पीएच सेंसिटिव इंडिकेटर क्यों यूज किया जाता है कि आपको शार्प एंड पॉइंट मिले। सिमिलरली इन रेडॉक्स रिएक्शन the titration method can be adopted to determine the strength of reductant or oxidant using the redox sensitive indicator। कुछ समझ में आया दोस्तों? ये क्या बता क्या रहा है कि भाई रेडॉक्स को समझने के लिए हमें ये, और एसिड बेस की स्ट्रेंथ समझने के लिए ये टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइट्रेशन का मेथड ज़्यादा अगत्य वो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। आगे, द यूसेज ऑफ इंडिकेटर इन रेडॉक्स टाइट्रेशन इज इलस्ट्रेटेड बिलो। इंडिकेटर को कैसे कैसे यूज किया जाता है वो हमें नीचे समझाया गया है। नंबर 1, इन वन सिचुएशन द रिएजेंट इट सेल्फ इंटेंसली कलर्ड। अगर कोई खुद कलर्ड होता है, जैसे कि आपने तो देखा है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना, वो पर्पल कलर का होता है। हाँ, तो वो खुद इंडिकेटर है। उसके टाइट्रेशन के दौरान आपको, ये तो मैंने एसिड बेस बोला ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोला, नहीं एसिड बेस बोला। तो अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए भी ऐसे टाइट्रेशन यूज करते हैं। यहाँ पे फिनोल्फथेलिन यूज किया है एसिड बेस के लिए। यहाँ पे KMnO4 जब रिएक्ट होता है, जैसे कि आपने लिया है एक साइड पे Fe+2 और C2O4, if you took here Fe+2 or C2O4 as a reactant with KMnO4, then you must got here Fe+2 to Fe+3, and C2O4-2 is converted into almost, I think, CO3-2 or CO2. So what happened? Your Fe is oxidized from Fe+2 to Fe+3 by KMnO4, and KMnO4 completely convert into Mn+2 or Mn+4। तो सो व्हाट हैपन, +7 में से वो +4 बन जाता है, तो वहां पे भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ तो कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज होगा तभी आपको एंड पॉइंट तुरंत समझ में आ जाएगा। बस, इज ऑक्सीडाइज एंड फर्स्ट लास्टिंग of pink color appear at MnO4 minus concentration as 10⁻⁻6 मोल। देखो दोस्तों, पर्पल कलर का KMnO4 था, ओके, वो फाइनली कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? पिंक कलर में। समझ में आया कि नहीं? जब KMnO4 का कंसंट्रेशन कितना हो जाए? यस, ये सिर्फ मैं आपको एक रिएक्शन यहां पे ही दिखा देता हूं। MnO4 minus plus Fe+2, yes or not? So what happened? Your Mn convert into Fe+2, Mn+2, and oxygen Fe convert into Fe+3। तो यहाँ पे जो Mn है उसका +7 में से +2 बना, और ये +3 में से +2 में से +3 बना, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन हुआ। तो ये कौन है? MnO4 माइनस कौन हुआ? ऑक्सीडेंट, और Fe+3 रिडक्टेंट। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे वही बात हो गई कि जब आपका MnO4 बहुत कम बचेगा, मतलब वो कन्वर्ट हो गया इसमें 10⁻⁻6 मोल पर लीटर ml, this ensure the minimal overshoot in color beyond the equivalence point, the point whereas reductant and the oxidant
आर इक्वल इन द टर्म ऑफ देयर मोल स्टोक्योमेट्री। समझ लो दोस्तों, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट जो है वो इक्वल टर्म में होता है, हो जाते हैं, उस टाइम लेने पड़ते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो भी रिएक्शन होगा वहाँ पे जितने मोल्स आपको चाहिए उतने ही लेने हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि जब आप बैलेंस कर रहे हो MnO4 2 आता है और Fe+2 1 ही आता है, तो 2 मोल ही KMnO4 लेना है और 1 मोल Fe+2 लेना है। तो ऐसे स्टोक्योमेट्री के हिसाब से आपको 1 मोल लेना है, यहाँ पे किसी को ज़्यादा कम लेना नहीं है। इफ देर इज नो ड्रामेटिक ऑटो कलर चेंज लाइक KMnO4, ओके। अब ऐसा दूसरी कंडीशन आई कि जब कोई कलर चेंज नहीं होता खुद का, देर आर इंडिकेटर विच आर ऑक्सीडाइज इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट बिट ऑफ द रिएक्टेंट is consumed producing a dramatic color change। कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जो क्या करते हैं, लास्ट एंड पॉइंट पे ही इंस्टेंटली वो तुरंत कलर चेंज हो जाते हैं। ऐसे ये कौन सा है, तो ये भी बताया है आपको, देखो आगे। प्रोड्यूसिंग अ ड्रामेटिक कलर चेंज, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अफोर्डेड बाय Cr2O7-2 विच इज नॉट अ सेल्फ इंडिकेटर। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 की जगह Cr2O7, यस ये भी ऑल्सो येलो कलर का होता है, लेकिन ऑरेंज कलर का, लेकिन ये खुद इंडिकेटर नहीं है, बट ऑक्सीडाइज द इंडिकेटर सब्सटेंस डाइफिनाइल अमाइन जस्ट आफ्टर द इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ द प्रोड्यूस इन इंटेंस ब्लू कलर। वो इंटेंस ब्लू कलर द साइन सिग्नलिंग द एंड पॉइंट। हम एंड पॉइंट के लिए सिग्नल मानते हैं यहाँ पे। तो वो कौन से में कन्वर्ट करता है, डाइफिनाइल अमाइन को ब्लू कलर में इंस्टेंटली कन्वर्ट कर देता है। ओके, कौन? यस, ये Cr2O7 कैन कन्वर्ट इनटू डाइफिनाइल अमाइन टू ब्लू कलर, दैट इज अवर एंड पॉइंट। देयर इज येट अनदर मेथड, थर्ड वन, which is interesting, the quite common. It is used restricted to those reagent which are able to oxidize I minus आयन से, फॉर एग्जाम्पल Cu+2। जो Cu+2 है वो I माइनस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है वो, क्योंकि उसका खुद का रिडक्शन हुआ ना Cu2I2, एंड ये I2 में कन्वर्ट हुआ। दिस मेथड रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट आयोडीन इटसेल्फ गिव एन इंटेंस ब्लू कलर। भाई आयोडीन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ ना I2, जब आप यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हो तो I2 बन रहा है और वो ब्लू कलर विथ अ स्टार्च एंड हैज अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन विथ द थायोसल्फेट आयन विच इज 2 इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो क्या करता है वो I2, आयोडीन जो है वो थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये थायो का मतलब क्या होता है, थायो का मतलब खुद सल्फर होता है, उसका सल्फेट लिया है हमने, इसीलिए इसको ऑक्सीजन के साथ हमने H2O3-2, तो खुद वो H2OI माइनस में कन्वर्ट होके S4O6 में कन्वर्ट हुआ। I2 दो इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी में सॉल्यूबल नहीं होता आयोडीन, रिमेन्स इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग Ki एज Ki3। अगर आपने सुन लो, ये MCQ है, बहुत बढ़िया MCQ है, आप लोग इसको हाईलाइट भी कर सकते हो दोस्तों, खुद ध्यान में रखना है इसको, अंडरलाइन कर लो ये सेंटेंस को दोस्तों, कि भाई I2 दो इनसॉल्यूबल इन वाटर रिमेन्स इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग Ki। Ki के अंदर, Ki के सॉल्यूशन में अगर I2 लिया है तो वो Ki3 बन के सॉल्यूशन के अंदर जैसे थे पड़ा रहता है। ऑन द एडिंग ऑफ स्टार्च आफ्टर द लिबरेटिंग of iodine from the reaction of Cu+2 ion
ऑन आयोडीन आयन द इंटेंस ब्लू कलर अपीयर। कैसा कलर मिलता है आपको? इंटेंस ब्लू कलर। दिस कलर disappear as soon as the iodine is consumed by the thiosulfate। ये जो इंटेंस ब्लू कलर था ना, किसका था दोस्तों? यहां पे हाँ, जो आपने सबसे पहला वाला रिएक्शन लिया था, ये वाला दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आयोडीन माइनस के साथ आपका Cu+2 था, तब आपका जो कलर है वो अपीयर हो रहा है। देन व्हाट हैपन? दिस कलर डिसअपियर। ये I- वाला जो कलर है वो डिसअपियर कब हुआ? एज सुन द आयोडीन इज कंज्यूम। जैसे जैसे ये आयोडीन बनने वाला है और वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आयोडीन जो था वो थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करके वापस I- बनता है। देन कंज्यूम बाय द थायोसल्फेट आयन H2O3-2 के वजह से वो कंज्यूम हुआ। दस द एंड पॉइंट कैन इजीली ट्रैक्ट एंड द रेस्ट इज स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन ओनली। दोनों रिएक्शन हमें आवश्यक है दोस्तों। क्या किया है पता है? कॉनिकल फ्लास्क अगर नहीं लिया तो रिएक्शन में लिया है तो इसके अंदर एक चीज़ और था, स्टार्च भी डाल दिया है, और स्टार्च के साथ उसके अंदर थायोसल्फेट होता है। तो जैसे जैसे आपका आयोडीन बन रहा है I2, वैसे वैसे वो I- के अंदर कन्वर्ट होता रहता है और आपका जो कलर है वो वापस डिसअपियर होने लगता है। कलर बन के डिसअपियर हो जाना, और डिसअपियर होके फिर कलर बन ही नहीं रहा है, समझ लो कि आपका एंड पॉइंट वही है। तो ऐसे आप टाइट्रेशन का कुछ स्पेसिफिकली आप लोग ध्यान में रखोगे, ये MCQ बेस है, ध्यान में रखना। लिमिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एज यू हैव ऑब्जर्व द बोले लिमिटेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का लिमिटेशन क्या होगा? तो कुछ नहीं होता भाई उसका लिमिटेशन। एज यू हैव ऑब्जर्व द अबोव डिस्कशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स प्रोसेस हैज बीन इन्वॉल्विंग with time. This process is evolving is continuing, चेंज होते रहते। इन फैक्ट द रिसेंट पास्ट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सुनो भाई, is visualized as the decrease in the electron density, and reduction process is increase the electron density around the atom L1 in the reaction। तो ये भी क्या होता है, ये लिमिटेशन क्या बोल रहा है कि भाई ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन नंबर वाली वो बहुत चेंज होती रहती है, क्योंकि अभी का जो है रिसेंट पास्ट जो भी डिसाइड किया हुआ है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज विजुअलाइज्ड एज अ डिक्रीज इन अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन होना मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, तो आप उसको यही बोलोगे ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुआ मीन्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुआ। जैसे मैं बताता हूं भाई, अगर आपने शुगर का वैसे नॉर्मल वाटर लिया है एक बीकर के अंदर, और दूसरे बीकर में आपने लिया है शुगर का सॉल्यूशन, अब वो शुगर के सॉल्यूशन की डेंसिटी तो ज़्यादा होगी, है ना। एक चम्मच डाल के आपने वो शुगर का सॉल्यूशन लिया, दो चम्मच डाल के दूसरा तीसरा बीकर लिया, चौथा बीकर में 4 शुगर के टेस्ट स्पून डाल के आपने उसको सॉल्युबल किया है, तो डेंसिटी बढ़ती रहती है। तो डेंसिटी इज डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। तो शुगर के पार्टिकल जैसे निकल जाएंगे तो भाई शुगर की वो सॉल्यूशन की डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही निकलता है अंदर से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। और रिडक्शन के अंदर क्या होता है? इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है अराउंड द एटम इन्वॉल्विंग द रिएक्शन। तो ये चीज़ हमें अभी लेटेस्ट वर्जन के अंदर समझाया गया है। तो ये कुछ नया तो है नहीं, लेकिन नया भी है, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन है। बाकी लिमिटेशन के अंदर ये फाइन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ डायरेक्टली ये समझाया। चलो ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है 8.4। ये इंपॉर्टेंट वर्ड इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको फ्यूचर में
12th के अंदर भी इसका पूरा चैप्टर स्टडी करना है। समझ में आ रहा है? मैं इसको आपको आपके इनिशियल के लिए इसको करवा रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। ओके, डन। यहां पे मैंने एसिड बेस टाइट्रेशन ऐसा वर्ड यूज किया था, पता है ना, ये कॉनिकल फ्लास्क वगैरह में। तो ये रेडॉक्स टाइट्रेशन होगा। ओके, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये रेडॉक्स रिएक्शन के लिए रेडॉक्स टाइट्रेशन, और वो एसिड बेस का टाइट्रेशन होता है, वो एसिड बेस के स्टडी के लिए होता है। चलो, अब यहां पे हम आपको रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। ये दोस्तों क्या है इलेक्ट्रोड प्रोसेस? इसको हम जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ हद तक बोल सकते हैं, और दूसरा एक वर्ड भी है हमारे लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोस्तों, आपने शायद ये पढ़ा होगा, कहीं पे देखा भी होगा। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, ये तो शायद आपने देखा है, लेकिन इसकी बात कर रहा हूं, जिसका कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है आपको? मतलब प्रिंसिपल क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रोलिसिस का क्या होता है पता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अरे दोस्तों, ये केमिकल एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से केमिकल एनर्जी कैसे फाइंड की जाती है? क्या है ये? तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप जब रिएक्शन करते हो, प्रोसेस करते हो, तो आपने कभी कभी ये देखा है, आपके घर पे जो टॉर्च का सेल होता है, मोबाइल का सेल होता है, वॉच या क्लॉक का सेल होता है, तो इस सेल से ही ये सारी चीजें चलती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सेल अगर निकाल दिया, जैसे हमारे बॉडी में से सेल निकाल दिए तो बॉडी खत्म, वैसे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से आपने सेल निकाल दिया तो इंस्ट्रूमेंट खत्म, उसका कोई काम ही नहीं है। तो ये ऐसे में आपने क्या उधर क्या देखा है, क्या होता है? आपका वो सेल जो है, उसमें आपने देखा है कि सर हमने तोड़ फोड़ के देखा है तो काला काला पाउडर निकलता है। तो वो एक केमिकल है, वो क्या है वो तो फ्यूचर में पढ़ना है हमें, लेकिन वो केमिकल है दोस्तों। तो वो केमिकल का जो एनर्जी है, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर मिलती है। तो वो आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो क्या बन गया आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरी चीज कुछ समझ में आया कि वो सब में आपके घर पे गाड़ी में बैटरी होती है, तो बैटरी के अंदर एक केमिकल फिलअप किया होता है, और उसके वजह से आपको वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसीलिए वो किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाता है, ऑन रखता है। तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आपके घर पे जितने भी सेल है, वो सारे सेल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, मोबाइल का सेल, टॉर्च का सेल, घड़ी का सेल, कार का बैटरी जो है वो उसको भी सेल बोला जाता है, इसीलिए तो कार को हम सेल मारते हैं।
क्या करते हैं आप लोग, सेल मारते हैं ना, साड़ी का सेल, तो यहाँ पे साड़ी का कोई सेल नहीं आता, अलग हो जाता है वो सेल, और ये सेल अलग है। साड़ी का सेल जो होता है ना वो SAL ही होता है, और ये CELL। बॉडी का सेल यही है। इसका नाम सेल क्यों रखा होगा आप तो समझ गए होंगे ना, कि भाई ये सेल का ही काम करता है, जीवन को चलाने का काम करता है। अब सर हमें ये बात समझा दिए कि इलेक्ट्रोलिसिस में कैसे होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। आपने कई बार ऐसा वर्ड सुना है कि भाई कुछ रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस से ये प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस से वो प्रोड्यूस हो गया। मुझे एग्जैक्ट तो कुछ मॉलिक्यूल याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन यस, आपने हॉल हेरोल्ट मेथड नाम सुना है। हॉल हेरोल्ट एल्यूमिनियम का प्रिपरेशन करता है वो, 10th के अंदर शायद आया हो। नो, वेरी गुड, अच्छी बात नहीं है ये। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। आपने शायद ऐसा कोई बीकर देखा हो जिसमें एक सलिया ऐसे हो, दूसरा सलिया ऐसे लगाया हो, है ना, और वो दोनों सलियों को कॉपर के वायर के साथ बैटरी से जुड़ा हो, देखा है ऐसा, और उसको सॉल्यूशन में डिप्ट किया हो, ये एक एनोड हो और दूसरा कैथोड हो, तो इसके अंदर आपने बैटरी यूज किया। देखो ये बैटरी इसको क्या करेगा सर, ये बैटरी जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे ना, उसमें से पॉजिटिव का एनोड की ओर रिडक्शन होता है कैथोड की ओर, और Cl- का ऑक्सीडेशन होता है, और ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होके आपको ऐसे यहाँ पे X2 और यहाँ पे Na ऐसा कुछ ना कुछ मिलता है। ये मैंने गलत लिखा, X2 और Na ऐसे। तो ये क्या मिला आपको सर, ये अंदर तो था Na प्लस, इसमें से मुझे Na मिल गया सॉलिड, और ये X माइनस था तो ये मुझे X2 मिल गया। तो मुझे जो मिल रहा है वो तो ये मेरा इंपॉर्टेंट केमिकल है। तो केमिकल कन्वर्ट हुए किस में से सर, आयंस में से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी टू केमिकल एनर्जी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब भी आपका इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड आता है तो इसको आप ध्यान में रखोगे, ये टॉपिक जो हमने बताया आपको उसको खास ध्यान रखना है। अभी हम जो यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, मैं बताना जो चाहता हूँ कि भाई आपने एक चीज तो देखी है, ये है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, है ना, और उसके अंदर आपने जिंक रॉड डाल दिया है, हाँ क्या नहीं। तो क्या हुआ, यस सर हमने ये सारी चीज़ पढ़ ली है, आपने ही पढ़ाया था। Zn में से Zn+2 था है, और ये जो Cu+2 था वो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसमें से निकले उसको घेन करके इसके सरफेस पे डिपॉजिट होता है। चलो यहां तक तो आपको पता है ना। तो यहां पे क्या हुआ, Zn का ऑक्सीडेशन हुआ, और Cu+2 जो था सॉल्यूशन के अंदर उसका क्या होगा, रिडक्शन। शायद आपने वो रिएक्शन भी लिखा था, Zn कन्वर्ट इनटू Zn+2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये समझ में आया आपको, इसके सरफेस पे Zn 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 ही होते हैं ना, तो वो जैसे ही आपने Cu+2 के सॉल्यूशन में डाला तो ये Zn+2 बन गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो ये Cu+2 घेन करके क्या बन जाता है, Cu। टोटल अगर रिएक्शन देखा जाए, चलो इसको क्या बोलोगे आप, ये रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज, और इसको क्या बोलोगे, रिडक्शन।
अगर ये दोनों रिएक्शन का हम टोटल कर लें तो Zn+2 and Cu, Zn सॉलिड, एक्वायस एंड सॉलिड, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हमें मिल गया। तो दोस्तों इससे इतना तो पता चल जाता होगा कि ये एक ही बीकर में अलग अलग सॉल्यूशन लेके हमें रेडॉक्स रिएक्शन होके क्या मिल जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन तो रिलीज होते हैं ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि ये सेम रिएक्शन को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट बीकर्स के अंदर करे किए जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि ये तो एक बार होने के बाद यहाँ पे स्टॉप रिएक्शन जो है वो कुछ हद ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो इंटरनली यूज ही हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ हम करें कि ये इलेक्ट्रॉन को वायर से लिया जाए और उसको प्रोडक्शन किया जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आते ही हैं और इलेक्ट्रॉन आए मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुई। तो इसीलिए कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इसको अलग से दो बीकर का कॉन्सेप्ट लाके कुछ अलग प्रोसेस करने का ट्राई किया है दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। तो ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे हो जाता है। ओके, चलो नाउ concept of two beakers। चलो ये क्या है दोस्तों, ये बीकर ए है दोस्तों, ये बीकर क्या है ए, उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, जिंक का रॉड, और सॉल्यूशन किस चीज का होगा, बोलो जल्दी से। CuSO4 नहीं, अब क्या लिया हमने, ZnSO4। ये रॉड जो है ना, रॉड बोला मैंने, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्यों वर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, या तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और उसको सॉल्यूशन में डिप्ड किया हुआ है, तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और ये जो सॉल्यूशन है ना, उसको कॉमन वर्ड में इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन, ये दो वर्ड है आपके पास। तो सर ये दूसरे बीकर में क्या लिया, कॉपर ले लिया, और इसमें सॉल्यूशन में क्या लिया हमने, बीकर बी के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। और दोस्तों समझ लिया, कुछ समझ में आ रहा है आपको। और ये जो है दोनों बीकर्स को हमने किससे जुड़ा है, वैसे तो जनरली हम एमीटर से जुड़ते हैं इसको, किससे, यस हम यहाँ पे लिख रहे हैं एमीटर, और यहाँ पे स्विच रखा है, ये कौन से कलर का है, ब्राउन। तो क्या हो सकता है, कॉपर का वायर है दोस्तों ये। लेफ्ट साइड पे जो लिखा है हमने, उसको हम लिखते हैं एनोड, और राइट साइड वाले को हम लिखते हैं कैथोड। कभी कभी आपको ये डाउट भी होगा कि सर ये एनोड है, ऐसा कैसे मान ले, हमने अगर एनोड पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, और कैथोड कैसा है, पॉजिटिव है, ये स्विच है और ये एमीटर है। चलो ओके, देखो दोस्तों इधर क्या हो रहा है,
जो दिखाई दे रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने एक सर्किट ड्रॉ की है। क्या किया है? सर्किट ड्रॉ की। ये सर्किट के अंदर कॉपर के वायर का लिया है, वायर लिया है, एमीटर और स्विच दिखाया है। अब आप सब जानते हो शायद मेरे ख्याल से कि भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस अब कुछ ना कुछ तरीके से इसमें स्टार्ट होने वाला है। चलो सर, ये एनोड को एनोड ही क्यों बोला? इसका रीजन है कुछ हमारे पास, मैं बताता हूं। एनोड जो है वो किसको लिया जाता है? हु कैन ऑक्सीडाइज्ड बाई, हु कैन ऑक्सीडाइज्ड, जो ऑक्सीडाइज हो सकता है उसको क्या बोला जाता है? एनोड, है ना। और जो यहां पे हम रिडक्शन पोटेंशियल एक वर्ड लाएंगे, इज लेस। तो दोस्तों ये रिडक्शन पोटेंशियल जिसका लेस होता है, विच मॉलिक्यूल विच इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज अ एनोड, और कैथोड किसको बोला जाता है? हु कैन रिड्यूस। दोस्तों कंपेयर टू अदर, ये यहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइज लिखा है ना, लेकिन कंपेयर टू Cu या तो अदर, ये दो होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड। इसमें से ये कॉपर और जिंक के दोनों के बीच में अगर हम कंपटीशन रख ले, कैसा कंपटीशन कि ये दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होता है और कौन रिड्यूस होता है, तो दोस्तों इसमें से जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस है, और कैथोड रिड्यूस होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है? ज्यादा है, इट्स मोर। तो मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्डर दिखा के दे रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सिंबल है E0 रिडक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन एजेंट। तो समझ में आया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी रिड्यूसिंग एजेंट टेंडेंसी कम है। ये दोनों इनवर्स है दोस्तों। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेंट वाली जो कंडीशन है वो ज़्यादा है, रिडक्टेंट वाली कंडीशन इसकी ऑपोजिट हो जाती है। तो दोस्तों सिर्फ इतना तो आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जिंक है, आपके सामने एक टेबल रखा है, देखो 8.1 है, टेबल 8.1। उसके अंदर आपने देखा कि ये पहले वाले उसके अंदर लिखा है, देखो मैं यहाँ पे आपको ये टेबल भी समझाऊँ तो अच्छा रहेगा कि रिएक्शन इट इज वर्ड इज ऑक्सीडाइज फॉर्म, मतलब ये जो सबसे पहले जो लिखे हैं जिनको वो सारे कौन से है भाई? ऑक्सीडाइज फॉर्म है। और उसके अंदर हमने क्या ऐड किया? इलेक्ट्रॉन। देखो सब में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है बच्चों, हो रहा है तो यस लिखो, सब में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यस। अब इलेक्ट्रॉन ऐड होके जो बन रहा है प्रोडक्ट, ये वाला F माइनस CO+2H2O Mn+2 AuCl-, तो वो रिड्यूस फॉर्म हुआ, वो रिड्यूस फॉर्म कहेंगे हम इसको। तो ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। अगर कह सकते हैं तो यस बोलो कि जो रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐड होता है, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो रिडक्शन के लिए ये E0V है, मतलब क्या? ये E0 रिडक्शन है,
तो ये V क्या है दोस्तों? V मीन्स वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज। ओके, तो ये वोल्ट में है, ये सब सारी चीज किस में है? वोल्ट में। इतने वोल्ट ऐसा है। तो बच्चों समझ में आया? रिड्यूस फॉर्म मिलता है तो ये तो रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडाइज फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ऐड होकर रिड्यूस फॉर्म मिल रहा है, इट इज अ रिडक्शन। तो ये सारा जो लिस्ट है आपका रिडक्शन पोटेंशियल का है। नहीं समझे? अगर मैं आपको जिंक की बात करूं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक तो आप लोग क्या बोलोगे? कितना है दोस्तों? -0.76 वोल्ट है। इतना कहाँ है सर? दिखाइए। चलो दिखाई दिया अभी आपको अंडरलाइन। तो ये है आप उसका जिंक का। ओके, चलो अब कॉपर की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है सर? तो कॉपर सल्फेट के अंदर तो Cu+2 था। तो चलो क्या है Cu+2? सर ये Cu+2 वाला तो ये रहा Cu+2। तो ये है +0.34 वोल्ट। तो कौन ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल? तो सर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो हमने तो अभी लिखवाया ना, रिडक्शन पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1 रिडक्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेंट। चलो समझ में आ रहा है भाई? समझ में आया? इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई अब मुझे बताओ, ये दोनों में रिडक्शन इजीली किसका होगा? किसका रिडक्शन इजीली होगा? दूसरा भी हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं इधर। तो ये हमें मिला है -0.76 वोल्ट और कॉपर मिला है +0.34 वोल्ट। तो हम बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस इटसेल्फ। मतलब क्या? जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका खुद का रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो जिंक और कॉपर की दोस्ती अगर हम समझें तो ये दोनों में कौन इजीली रिड्यूस होगा? कौन रिड्यूस होगा दोस्तों? कॉपर। और कॉपर रिड्यूस होगा तो समझ लो, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है सर, तो उसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो अगर वो रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस देखो, कैथोड पे हु कैन रिड्यूस, तो वो कॉपर को क्या बनना पड़ेगा? कैथोड। इसीलिए यहां पे हमारा कॉपर कैथोड बना है। तो ये कैथोड बना है, उसका रीजन वो टेबल है। इतनी चीज याद रखो दोस्तों, ये टेबल के अंदर जो ऊपर लिस्ट होता है ना, ऊपर वाला, वो ऑलवेज कैथोड बनता है और नीचे वाला ऑलवेज एनोड बनता है, क्योंकि ये रीजन है उसका। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पे लोचा क्या हो जाता है? हाँ, तो अब जैसे ही आपने ये एनोड रखा है इधर, वो जिंक 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 जिंक, ऐसे जिंक के इनफाइनाइट मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे और पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी Zn+2 और SO4-2 था कि नहीं? और यहाँ से भी क्या घिरा? Zn+2। तो हमारा एनोड
के अंदर जो रिएक्शन हुआ तो जिंक सॉलिड में से Zn एक्वायस बना +2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। क्या बच्चों आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहा है? मैंने लिखा वो एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है, समझ में आया? क्योंकि वो जिंक जो था वो ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में गिरा। अब मैं कैथोड की बात कर रहा हूं तो दोस्तों देखो इधर, ये Zn+2 तो यहां पे गिरा, लेकिन सर इलेक्ट्रॉन किधर गया? सॉल्यूशन में आया? नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये कॉपर का वायर लगाया है, देखो ये, तो वे ए मीटर में हमें दिखाता है। जैसे हमने कोई मीटर लगाया है और उसका जो क्या होता है, हेड होता है, हैंड होता है जो हमने लगाया है, वो ऐसे प्लस माइनस होता रहता है, ज़्यादा हो कम हो रहा है, तो उससे हमें पता चलने लगा कि ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कैथोड की ओर जा रहा है। और इसीलिए कैथोड के अंदर तो सॉल्यूशन के अंदर क्या था दोस्तों? Cu+2 था और SO4-2 था, इसीलिए ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का था। वहां से जो इलेक्ट्रॉन थे वो कैथोड से होके सॉल्यूशन में आ गए, तो तुरंत ही ये Cu+2 उसके साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे देता है? Cu सॉलिड। तो दोस्तों ये Cu सॉलिड किधर जाएगा? इसके सरफेस पे चिपकेगा, और इसीलिए ये जो है आपका रॉड, उसका कलर जो है वो कैसा होता रहेगा? ब्राउन होगा ना। यस दोस्तों, तो ये Cu डिपॉजिट हुआ यहां पे, और यहां पे जो हमने लिया था क्या, Zn, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? जैसे हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब आयरन को ऑक्सीडेशन लगता है, जंक लगता है, तो क्या होता है? ये ऐसे ऐसे कम होता है दोस्तों। यहाँ पे समझ लेना, बता देता हूं मैं अभी अच्छे से आपको। तो समझ में आया दोस्तों? अभी ये ऐसे जब कंज्यूम होता है तो ये सॉल्यूशन के अंदर ऐसा होता है, लेकिन लोचा हो गया दोस्तों। ये सॉल्यूशन था आपका एनोड का, ए वाले बीकर के अंदर, वो Zn+2 के आने की वजह से पॉजिटिव हो गया, और ये सॉल्यूशन था बी वाला बीकर के अंदर जिसमें कॉपर लिया था, वो रिड्यूस होके क्या हो गया? सॉल्यूशन में SO4-2 बढ़ने लगे, क्योंकि Cu+2 कम होने लगा। वो तो कहाँ पे जाने लगा? अभी इसके सरफेस पे। तो सॉल्यूशन में से बी वाले सॉल्यूशन में Cu+2 कम हो रहा है और इसमें Zn+2 बढ़ रहा है, तो ये सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी खत्म हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये न्यूट्रलिटी खत्म हो गई तो हमें इसको न्यूट्रल बनाने के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस करना होगा। तो हम एक यू शेप्ड ट्यूब ले रहे हैं। कैसा दोस्तों? यू शेप्ड ट्यूब। देखो दोस्तों, ये हमने यू शेप वाला क्या ले लिया है? ट्यूब लिया। अब ये ट्यूब के अंदर हम क्या भरते हैं पता है? सॉल्यूशन ऑफ KCl और KNO3। चलो पहली बात। और दूसरा, अगर 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 एक ऐसा सब्सटेंस है स्टार्च के जैसा जो ये मटेरियल को थिक ही बनाता है, थिक बनाता है मतलब ये इतना कट हो जाता है और ये कॉटन बेड से इसको पूरा बंद किया जाता है, देखो ऊपर से। चलो ये रेडी हो गया, हुआ कि नहीं? यू वाला ट्यूब का शेप। एक ट्यूब है ग्लास का, उसके अंदर हमने KCl और KNO3 को डाला है और उसका वजह से
इसमें हमें अगर अगर का एक मिक्सचर भी डाल दिया कि जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन ज़्यादा लिक्विड ना हो, और इसको पूरा ऐसे उठाया हमने नीचे से पकड़ के, समझ लो, और इसको पूरा उल्टा कर रहे हैं हम, और उल्टा करके ये दोनों बीकर के कांटेक्ट में रहे, दोनों बीकर के कांटेक्ट में रहे, ऐसे इसको उल्टा लगा दिया जाता है। ये हमारा बीकर था, यस और नॉट। ये कॉटन बीड लगाया है इसके अंदर, और ये जो सॉल्यूशन है दोस्तों, उसमें हमने क्या लिया, तो हमने यही लिया है जो हमें लेना चाहिए था। क्या लिया है भाई? इसमें हमने लिया है KCl और KNO3, KCl नहीं है, यस यस, KNO3 और NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट है। क्या है दोस्तों? अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। और इसके अंदर हमने यहाँ पे भी KNO3 और NH4NO3 और अगर तो डाला ही था, ऐसा सॉल्यूशन डाल के इसके अंदर रख दिया है, दोनों के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहे ऐसे। तो ये एक ब्रिज के जैसा लग रहा है आपको, है? दो जगह को अगर जुड़ना है तो हमें ब्रिज लगाना पड़ता है, तो इसीलिए हमने ये ब्रिज बना दिया है। तो इसके अंदर सॉल्ट भरा है, इसीलिए इसका नाम हम रख लेते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या रखते हैं हम? सॉल्ट ब्रिज। उसमें कुछ सॉल्ट भरा है ना, KNO3 और NH4NO3 का सॉल्ट भरा है। अब दोस्तों इसका रोल क्या है पता है? ये जो सल्फेट आयन थे इसमें से SO4-2, they can move from this salt and goes to एनोड। दोस्तों आपने देखा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है, और करंट जो होता है, करंट का फ्लो ऑलवेज इससे उल्टा होता है। ये फिजिक्स में कुछ ऐसे समझाया जाता है, कैथोड टू एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाते हैं तभी हमारा करंट जो है वो पीछे की ओर आता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हम ऐसा एरो लगा के जो बताया है उसी को ही दूसरा एरो भी दे सकते हैं ऐसे कि भाई ऐसे यहां से यहां करंट फ्लो कैसे जा रहा है, कैथोड टू एनोड। बच्चों समझ में आ रहा है? यस और नॉट? यस। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। शायद थोड़ा सा लास्ट एक पैराग्राफ जो है वो बच जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट कल ही डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको ये समझ में आ गया दोस्तों कि ये पूरा सिस्टम जो है वो फ्यूचर में भी आप पढ़ने वाले हो, लेकिन जितना कॉन्सेप्टिकली आप आज रेडी हो जाओगे तो फ्यूचर में आपको जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर रहेगा आपका। ये टेबल सेम टू सेम 12th में भी आता है, लेकिन ये टेबल क्या है वो आप समझ गए होंगे। कल भी थोड़ा बहुत इसके अंदर हम प्रकाश डालेंगे। ओके है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे दोस्तों। ओके, थैंक यू।